अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मरियम रशीद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हमारा लेक्चर चल रहा है इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में हमने टोटल 8 ब्रांचेस डिस्कस की थी, जिनमें से 4 ब्रांचेस मैं प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुकी हूँ और अब बाकी ब्रांचेस जो बाकी 4 रह गई हैं उनको इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज का लेक्चर। तो सबसे पहले है आज की हमारी ब्रांच इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री वो होती है कि जिसमें हम लोग केमिकल कंपाउंड्स को कमर्शियल लेवल के ऊपर बनाते हैं। वैसे तो लेबॉर्ट्री में भी केमिकल्स कंपाउंड बनते हैं, केमिकल बहुत सारे लेबॉर्ट्री के अंदर भी प्रिपेयर होते हैं, लेकिन जब उसको हम लोग हाई लेवल पे लार्ज स्केल के ऊपर प्रोड्यूस करेंगे तो उसको हम किस में डिस्कस करेंगे, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हमारे पास बहुत से फैक्टर्स होते हैं जिनको हम लोगों ने देखना होता है। मिसाल के तौर पे अगर हम लोग कोई कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं तो वो कैटलिस्ट जो है ना उसको रिएक्शन को फास्ट करेगा, हमारी जो यील्ड है वो मैक्सिमम आनी चाहिए ताकि जो हमारा इन्वेस्टर होता है उसको लॉस ना हो। तो जो भी इन्वेस्टर कोई भी इंडस्ट्री लगाता है तो वो कोशिश करता है कि वो जो भी प्रोडक्ट बनाए उसकी उसको मैक्सिमम यील्ड मिले, और मैक्सिमम यील्ड के लिए कैटलिस्ट बहुत अच्छा यूज़ करना होता है। उसके बाद रिएक्शन को मोर फॉरवर्ड करना होता है डिफरेंट तरीक़ों के ज़रिए उस तरफ कि आपकी जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है वो आपकी मेजर प्रोडक्ट हो, कि जो आप मिसाल के तौर पे अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड बना रहे हैं तो उसके जो साइड प्रोडक्ट्स हों वो कम बने और सल्फ्यूरिक एसिड उनको मैक्सिमम क्वांटिटी में मिले। जो साइड प्रोडक्ट्स होते हैं उनको भी वो यूज़ कर लेते हैं, लेकिन मेजर उनका कंसर्न ये होता है कि जो मेजर प्रोडक्ट बना रहे हैं वो मैक्सिमम क्वान्टिटी में बने। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री भी एक बहुत बड़ी साइंस है, उसमें देखना चाहता है कैटलिस्ट कौन से होते हैं, उसके बाद उसमें मेजर माइनर रिएक्शंस को कैसे कंट्रोल करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को इसमें देखा जाता है। आप आगे इंशाल्लाह जाके पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर समझ आ जाएगी। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का सबसे पहले जी ओरिजिन हुआ था 1739 में, जब एक फार्मासिस्ट था जोशुआ वॉर्ड, जिसने सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड को बनाया था लार्ज स्केल के ऊपर। तो तब इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का कह लें एक ओरिजिन हुआ था। और वैसे तो केमिकल्स जो हैं वो तो थ्रू आउट हिस्ट्री यूज़ हुए हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की जो बेस रखी थी वो किसने रखी थी, जोशुआ वॉर्ड ने। और 1749 में स्कॉटलैंड में फर्स्ट लार्ज स्केल जो थी ना फैक्ट्री वो इस्टेब्लिश हुई थी। और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का तो आजकल के दौर में तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का तो बहुत ज़्यादा रोल है। क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हो गए हमारे, प्लास्टिक, ग्लास, मैन्युफैक्चरिंग, ईच एंड एवरीथिंग। आजकल आज का आप कह सकते हैं कि वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री। नेक्स्ट है जी न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड देयर प्रॉपर्टीज़, के जिसमें हम लोग ऐसे एलिमेंट्स को डिस्कस करते हैं जो रेडियो एक्टिव रेज को इमिट करते हैं। उसके जरिए जो न्यूक्लियर प्रोसेसेस होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उस सबको हम किस में डिस्कस करेंगे, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम ये भी देखते हैं कि अगर रेडिएशन किसी भी चीज़, कोई भी एलिमेंट या कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी सब्सटेंस रेडिएशन को ऑब्जॉर्ब कर रही है तो उस ऑब्जॉर्प्शन के नतीजे में उसकी केमिकल कंपोजिशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है, तो ये भी हम उसमें न्यूक्लियर केमिस्ट्री में देखते हैं। और इसमें और बहुत सी एग्जांपल्स आ जाती हैं, लाइक न्यूक्लियर रिएक्शंस आ जाते हैं, जो कि जिसमें एटम बॉम्ब भी जो बनता है वो न्यूक्लियर रिएक्शन के ज़रिए ही बना है, और जिसमें फ्यूजन रिएक्शन हो जाते हैं, फ्यूजन रिएक्शन हो जाते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शंस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी रिएक्शंस होते हैं। आप इनको आम जगह पे न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं हो सकता, इसके लिए हाई क्वालिटी की लैब्स होती हैं और बहुत ज़्यादा इनको मुहतात तरीके से किया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्शंस आर वेरी मच डेंजरस भी कह सकते हैं आप इनको। सारे तो नहीं होते, लेकिन जो हाई लेवल पे न्यूक्लियर रिएक्शंस करवाए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो इमिट करते हैं, और वो हाई एनर्जी जो होती है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस भी होती है। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री का जो ओरिजिन था वो हेनरी बेकरेल ने रखा था इन 1896 में, जब वो उन्होंने देखा कि एक जी एलिमेंट है यूरेनियम जो कि रेडिएशन एमिट करता है। उनकी एक प्लेट थी, फोटोग्राफिक प्लेट उन्होंने रखी हुई थी, तो वो ब्लैक हो जाती थी जब यूरेनियम उनके सामने आता था। हालांकि वो हैरान थे कि यूरेनियम रखने से ये इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है कि क्यों ये ब्लैक हो जाती है ये फोटोग्राफिक प्लेट। तो जब एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए तो उन्हें पता लगा कि ये जो एलिमेंट है ये आम अपनी रेस्ट हालत में भी रेडिएशन एमिट करता है, जिसके नतीजे में जो है ना हमारी फोटोग्राफिक प्लेट जो है ना वो ब्लैक हो रही है। तो सबसे पहले ये हेनरी जो साइंटिस्ट था उसने ये चीज़ डिस्कवर की थी। उसके बाद न्यूक्लियर केमिस्ट्री का जिक्र हो और
मैडम क्यूरी का जिक्र ना हो, आप मदाम क्यूरी भी कह सकते हैं, मैरी क्यूरी भी कह सकते हैं उसको। तो मदाम क्यूरी ने रेडियम और प्लोनियम जो एलिमेंट्स थे ना, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स रेडियम और प्लोनियम, इनको डिस्कवर किया था और इनका बहुत ज़्यादा रोल है न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर। और इनको बानियों में कह सकते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बानियों में इनका शुमार होता है। बेशक उसके बाद मैरी क्यूरी को कैंसर हो गया रेडिएशन ज़्यादा अब्जॉर्ब करने की वजह से, लेकिन उनको इस बात पे नोबेल प्राइज़ 2 दफ़ा मिला, एक दफ़ा रेडिएशन को के लिए और दूसरा रेडियो एक्टिविटी के प्रोसेस को डिस्कवर करने के लिए, और सेकेंडली 2 जो एलिमेंट्स उन्होंने जो डिस्कवर किए थे रेडियम पोलोनियम, इसके ऊपर उनको जो नोबेल प्राइज़ है वो मिला। तो उनको और उनके हस्बैंड दोनों को मिला था। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री का हमारी डेली लाइफ में आजकल बहुत रोल है, एक्सरेज में, और बहुत ज़्यादा हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज़ होती हैं, जैसे टेलीविजन्स वगैरह में हाई फ्रिक्वेंसी, लो फ्रिक्वेंसी वेव्स, ये सब किस में आ जाती हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। और न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम लोग और भी बहुत ज़्यादा चीज़ों को डिस्कस करते हैं। मिसाल के तौर पे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में न्यूक्लियर केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा रोल है, मेडिकल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर केमिस्ट्री का रोल है। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री अब वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा एडवांस भी होती जा रही है। तो अब चलते हैं जी एनालिटिकल केमिस्ट्री की तरफ। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ ए सैंपल टू आइडेंटिफाई इस कंपोनेंट। कि हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में देखते हैं कि जी इसमें क्या कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं और उन कंपोनेंट्स को फिर हम लोग सेपरेट करते हैं, फिर हम उनको एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस में हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस भी करते हैं और क्वान्टिटेटिव एनालिसिस भी करते हैं। क्वालिटेटिव कि इसकी क्वालिटी क्या है, ये प्योर है, इम्प्योर है, इसमें कितनी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हैं, और क्वान्टिटेटिव ये कि इसमें अगर कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो वो कितने % प्रेजेंट है, और अगर जो कंपोनेंट्स हैं उसके मिसाल के तौर पे इसमें कैफीन है तो कितने % प्रेजेंट है, आयरन है तो कितने % प्रेजेंट है, ऑक्सीजन है तो कितने % प्रेजेंट है। ये अक्सर हम लोग बॉटल्स वगैरह लेंगे, कोई भी चीज़ लें तो उसके ऊपर हम लोग लिखा होता है उन बॉटल्स के ऊपर कि इसमें जी कैल्शियम इतने % है, आयरन इतने % है। जो भी आप जूस की अगर कोई बॉटल लेंगे, कोई भी चीज़ लें तो उसमें परसेंटेज मेंशन होती है कि फ़लाँ चीज़ इसमें इतने % प्रेजेंट है। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा टेक्निक्स यूज़ होती हैं। मोस्टली तो इसमें टाइट्रेशन को, मतलब हमारे लेवल के ऊपर केमिस्ट्री जो लैब लेवल है उसके ऊपर टाइट्रेशन सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, स्पेक्ट्रोमीट्री बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो एनालिटिकल टेक्निक्स यही मोस्टली ज़्यादा हम लोग पढ़ते हैं या स्टडी करते हैं। और हाई लेवल पे तो और भी बहुत ज़्यादा टेक्निक है, लेकिन जो लैब लेवल के ऊपर, जो हम लोग स्टूडेंट लेवल के ऊपर जो ज़्यादा होती हैं वो टाइट्रेशन, स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोमीट्री, ये वाली टेक्निक्स होती हैं। और जी एनालिटिकल केमिस्ट्री का जो ओरिजिन था जी वो हुआ था जब रुबीडियम और सीजियम जो है ना वो डिस्कवर हुए थे 1860 में। तो वो एक फ्लेम इमिशन स्पेक्ट्रोमीट्री थी, उसके ज़रिए डिस्कवर किया था गुस्ताव किरचॉफ ने और रॉबर्ट बुन्सन ने इसको 1860 में। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री का कह लें ओरिजिन जो है वो, जब ये इसकी पैदाइश कह लें या इसकी बर्थ जो है वो है ऑलमोस्ट 1860 के करीब। नेक्स्ट है जी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को लोग बहुत ज़्यादा ग्रीन केमिस्ट्री के साथ भी कंफ्यूज कर देते हैं। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री और चीज़ है, ग्रीन केमिस्ट्री जो है वो और चीज़ है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं जी, इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन द एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि नेचुरली जो एनवायरनमेंट में चीज़ें पाई जाती हैं वो कितने % हैं, और जब ह्यूमन एक्टिविटीज़ का उनके ऊपर असर क्या हो रहा है। कि मिसाल के तौर पे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की ओरिजिन के बाद से बहुत ज़्यादा केमिकल प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर जा रही हैं, तो वो केमिकल प्रोडक्ट्स हमारे इन्वायरमेंट में क्या चेंजेस लेके आ रही हैं, तो इन सब को हम लोग किस में पढ़ते हैं, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर। तो सबसे पहले हम उसको देखेंगे कि असल हालत में क्या थी चीज़ें, और फिर उसके बाद केमिकल्स की वजह से उनके ऊपर क्या इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ ये देखेंगे। उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हमारे जो इन्वायरमेंट है उसको बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं, तो उनका क्या हमारी इन्वायरमेंट के ऊपर क्या असर है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं वो केमिकल्स ही हैं, तो ये क्या इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारी जो सॉइल है वो कैसे तबाह हो रही है केमिकल की वजह से, क्योंकि फर्टिलाइजर्स तो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। तो उसके बाद फिर हमारी जो एयर है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूट हो रही है। तो उस चीज़ को हम लोग कैसे कम कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्स, विद द हेल्प ऑफ कंपाउंड्स, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट केमिकल्स। तो अगर ये सी में अक्सर ऑयल स्पिल हो जाता है तो वो डिफरेंट एंजाइम्स वगैरह को, बैक्टीरिया वगैरह को यूज़ करते हैं ताकि जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा हद तक उसको प्रिजर्व कर सकें। क्योंकि आज
के दौर में अपने इन्वायरमेंट को बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम हर वो उस तरह की टेक्निक पढ़ेंगे जिससे हम अपने इन्वायरमेंट को बचा सकें। तो 1950s एंड 1960 के करीब इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का ओरिजिन हुआ था। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को बहुत ज़्यादा पीक मिली थी, बहुत ज़्यादा काम हुआ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के ऊपर 1950s और 1960 में, क्योंकि उस टाइम जो था ना केमिकल कंपाउंड की कह लें प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई थी, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होना शुरू हो गए थे। तो ये था जी आज का लेक्चर, और इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको कोई मुश्किल नहीं आई होगी और समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे लेक्चर्स को रेगुलरली फॉलो अप करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी सजेशंस वगैरह देनी है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।